आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र बीए पार्ट फर्स्ट का हिंदी साहित्य सेकंड पेपर। हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर आपके अपलोड किया गया और हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर आपके लिए कैसा आएगा इसको पूरा हल सहित हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए देखिए आपके टाइम जो है 3 घंटे और 1.5 घंटे दोनों तरह का दर्शाया है। तो अगली साल यानी 2023 में जो परीक्षा देंगे उनके लिए पूरा पेपर यानी 3 घंटे का होगा और जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए 1.5 घंटे का है। तो 1.5 घंटे में कैसे हल करना है और 3 घंटे में कैसे हल करना है अपने को देखना है। आपके प्रश्न है वो 100 नंबर के हैं और वर्तमान में जैसे मान लो इस साल जो है आपके लिए 50 नंबर के हैं। तो आप इसे किस तरह हल करना है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है तो आप इसको जरूर देखिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आने वाले समय में यानी आपका जब पेपर हो तो उस दिन आप इसे अच्छी तरह से लिख पाएं। मैं समझता हूं कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा जो पेपर हैं वो सारे के सारे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, यानी जो लिस्ट बनी हुई है आपके जब YouTube में जाएंगे, YouTube में जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की लिस्ट है। जैसे हिंदी साहित्य की लिस्ट है, राजनीति विज्ञान की लिस्ट है, इतिहास की लिस्ट है, ज्योग्राफी की लिस्ट है, हिंदी कंपलसरी की लिस्ट है, इंग्लिश कंपलसरी की लिस्ट है। तो सभी विषयों की लिस्टें बनी है, वहां पर आपके पेपर भी हैं और इसके अलावा यानी क्वेश्चन बैंक भी है और जो पार्ट पढ़ाए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे और पूरे पेपर पूरा सब्जेक्ट का अध्ययन आप कर पाएंगे। जल्दी ही आप ज्वाइन कर लीजिए कक्षाओं को ताकि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तक की कक्षाएं आपके लिए अच्छी हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ यानी जब भी पेपर अपलोड होता है तो आपको देखना है, पार्ट अपलोड होता है तो आपको देखना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपकी सफलता को निखारने में निश्चित ही सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पेपर, बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपके देखिए प्रश्न जो है वो आपके 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्नों में अथवा वाले प्रश्न भी आते हैं। तो अपन जो है 5 ही प्रश्न हल करके देखेंगे आज, 5 प्रश्न बाद में हल करेंगे। आप यदि कहेंगे कि हमारे लिए ये जो प्रश्न पत्र है या ये जो अथवा वाले प्रश्न है वो जल्दी हल करके बताए तो जल्दी हल कर देंगे। आप लिख करके जरूर बताना कि आपको पेपर किस प्रकार समझ में आया, कैसा लगा। पहला प्रश्न है कि प्राचीन व मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विकास क्रम तथा हिंदी की विशिष्टताएं बताइए या हिंदी की विशेषताएं बताइए। हिंदी शब्द का यानी ये अथवा ये आ सकता है कि हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताते हुए हिंदी की उपभाषाओं में बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको इस तरह लिखना है इसको कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की सामान्य विशेषताएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्थानगत, कालगत और भाषागत विभेद होते हुए भी कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई देती है। उन विशेषताओं का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। पहली बात है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुखतः वही ध्वनियां हैं जो प्राकृत और अपभ्रंश में थी। यानी अपने जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ तो उस समय जो हिंदी से पहले अपभ्रंश और प्राकृत भाषाएं थी उनमें जो ध्वनियां है वही हमारी आर्य भाषाओं में है। इनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार आ गई है, जैसे कुछ नए स्वरों का विकास हुआ है, जैसे री के प्रयोग में विभिन्नताएं हैं। जैसे री को माना जाता तो है स्वर, लेकिन उच्चारण जो है इसका री के रूप में होता है। तो हिंदी में ढ ढ ढ अलग अलग लिखे जाने लगे हैं। जैसे इनमें नए जो व्यंजन इस प्रकार के आ गए हैं, जैसे ड ढ ढ ढ ये जो है ये ड ढ जो है इसके नीचे सबके नीचे नुक्ता लगता है। इनमें जैसे ये और ये उर्दू के व्यंजन आ गए हैं तो इनको भी अलग अलग लिखा जाने लगा है। चे वर्ग का जो उच्चारण है उसमें एक रूपता नहीं है, ये एक विशेषताएं है। अगला है कि अपदा स्वर पर जो बलात्मक स्वराघात था उसका अंतिम स्वर हश्व हो गया है और अंतिम स्वर प्राय लुप्त हो गया। जैसे क्या होता था, पहले काम को काम ए लिखा जाता था, ठीक है, और अंतिम स्वर जो है ये स्वर हस्व हो गया है। अब क्या है, जैसे मान लो यानी जैसे काम ए ना ये ए हट जाता है और मैं का मैं ही रह जाता है। और पहले जैसे कम था, कम इसको दीर्घ भी कर दिया गया है, जैसे काम लिख दिया गया है, तो इस प्रकार लिख दिया गया है। तीसरी
इसकी विशेषता है प्राकृत में प्रयुक्त द्वित्व व्यंजन केवल एक ही व्यंजन रह गया है और पूर्ववर्ती स्वर में दीर्घता आ गई है। जैसे देखिए कम शब्द था, इसको काम लिख दिया है, यानी ये द्वित्व था, द्वित्व अर्थ दो व्यंजन एक साथ, एक आधा था और एक पूरा था, तो उसे एक स्वर में ही पूरा कर दिया गया है। चौथी इसकी विशेषता, आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में रूप कम हो गए हैं, इस कारण भाषा सरल हो गई है। जैसे पहले जैसे वचन भी 3 हुआ करते थे, तो अब 2 ही वचन में के रूप में काम में आने लगे हैं। वर्तमान में कारक 2 ही रूप में मिलते हैं, एक मूल रूप में मिलता है और दूसरा विकृत रूप में मिलता है। इसके अलावा देखिए संस्कृत भाषा जो थी योगात्मक थी, प्रत्येक शब्द है वो एक दूसरे के योग से बनते थे, परंतु आधुनिक भाषाएं नाम और धातुओं की दृष्टि से पूर्णतः अयोगात्मक है। आज जो है कई शब्द ऐसे भी बने हुए हैं जिसमें अयोगात्मक है, अर्थात उनमें ना तो कोई संधि हो रही है ना कोई समास हो रहा है। संस्कृत में 3 वचन थे लेकिन अब 2 ही वचन रह गए हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 थे, परंतु अब अधिकतर आधुनिक भाषाओं में लिंग 2 ही रह गए हैं। गुजराती, मराठी और सिंगली भाषा में जरूर 3 लिंग मिलते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा एक नपुंसकलिंग है जो संस्कृत में मिलता था, वो अब आजकल नगण्य हो गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, विदेशी भाषाओं के अत्यधिक शब्द लिए गए हैं, इससे इनका शब्द भंडार अत्यधिक बढ़ गया है। और वर्तमान में जो हमारी जो आधुनिक आर्य भाषा है, तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि जैसे विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसमें काम में आने लगे हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द है वो काम में आने लगे हैं। जैसे हम स्कूल शब्द का एकदम इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी ये नहीं कहता कि हमारा बालक विद्यालय जाता है, सब कहेंगे हाँ बच्चा स्कूल जा रहा है। तो यानी इन बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका उपयोग आर्य भाषाओं में बहुत अधिक होने लगा है। आधुनिक भाषाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भव शब्दों का प्रयोग है वो कुछ कम हो रहा है। हमारे लिए आधुनिक आर्य भाषाएं है कौन कौन सी, इसके लिए देखिए आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है डॉक्टर ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार इस प्रकार है। पहली भाषा है सिंधी। सिंधी ये सिंध देश की भाषा है और इसकी 5 बोलियां हैं, जिनको एक तो बिचौली, शिरेकी, लारी, थलेरी और कच्ची, ये 5 जो है इसकी बोलियां हैं सिंधी की। और इस भाषा का विकास ब्राह्मण प्राकृत भाषा से हुआ है और इस भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का आधिक्य होता है। सिंधी में क्या है, अरबी, फारसी और तुर्की शब्द भी ज्यादा होते हैं। आर्य भाषाओं में एक भाषा है लहंदा, और लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम, यानी पश्चिमी पंजाब में बोली जाने के कारण इसको लहंदा कहा जाता है या लहंदिक कहा जाता है। लहंदा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। इसकी प्रमुख बोलियां 3 है, जटकी, मुल्तानी और जांगली। लहंदा की 3 मूल भाषाएं हैं, प्रमुख बोलियां हैं जटकी, मुल्तानी और जांगली। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा। तीसरी है पंजाबी। इस भाषा का विस्तार क्षेत्र पंजाब प्रदेश है। लहंदा भाषा का इस पर विशेष प्रभाव है क्योंकि पंजाब के पश्चिमी भाग को लहंदी बोला जाता है। पंजाबी भाषा पर दर्द अथवा जो सीमा प्रांत की जो भाषाएं हैं अथवा पिशाची भाषाओं का कुछ प्रभाव शेष है। पंजाबी की कई उपभाषाएं हैं जिनमें डोगरी भाषा है वो प्रसिद्ध है और यह जम्मू तथा कांगड़ा में बोली जाती है और यह भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। चौथी भाषा है गुजराती। ये भाषा गुजरात, बड़ौदा और निकटवर्ती अन्य प्रदेशों में बोली जाती है। प्राचीन गुजर जाति की भाषा होने के कारण और गुजर अपभ्रंश को इस भाषा का मूल स्रोत माना जाता है। गुजराती है वो गुजर अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। इस भाषा का साहित्य ज्यादा विस्तृत नहीं है और इस भाषा के सर्वप्रथम और सबसे जो महत्वपूर्ण कवि है वो कवि है नरसिंह मेहता है, जिसमें नरसिंह मेहता जो है जिन्होंने श्री कृष्ण के भजन भी इनमें मिलते हैं। वैष्णव जन तो तेने का ये जो पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता। राजस्थानी देखिए पंजाब के ठीक दक्षिण में इस भाषा का क्षेत्र है और इसे हिंदी की उपभाषा मानना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। ग्रियर्सन जो है इन्होंने राजस्थानी की कुछ बोलियां मानी है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी मेवाड़ी और शेखावाटी आती है और ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर में बोली जाती है। पूर्वी मध्य राजस्थानी जिसको जयपुरी कहा जाता है, जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और ये अजमेर और हाड़ौती के अंतर्गत आती है। जयपुर, कोटा, बूंदी में ये पूर्वी मध्य राजस्थानी या इसको ढूंढाड़ी भी कह सकते हैं, ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। वैसे राजस्थानी की 5 बोलियां हैं वो मुख्य प्रसिद्ध है, जिसमें मालवी है और मेवाती है, मारवाड़ी है और जयपुरी है। ये 4 भाषाएं हैं
जिसको जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जिसमें मेवाड़ी और एरवाटी बोलियां आती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में ये अलवर, भरतपुर और दिल्ली के क्षेत्र में बोली जाती है। ये राजस्थानी का विश्लेषण है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जो है मालवा के आसपास में बोली जाती है और इसकी मुख्य बोली है वो मालवी है। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। पांचवी जो राजस्थानी की भाषा है वो है दक्षिणी राजस्थानी, जिसको निमाड़ के आसपास बोली जाती है, इसलिए इसको निमाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण राजस्थानी का एक नाम क्या है? निमाड़ी भाषा भी है। तो ये निमाड़ के आसपास बोली जाती है, इसलिए इसको निमाड़ी कहते हैं। और छठी जो अपने आर्य भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जो है ये मध्य देश की भाषा है, मेरठ और बिजनौर के पास आसपास बोली जाती है। भारत के संविधान में इसी भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया गया है। इसमें 4-5 बोलियां हैं, कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और खड़ी बोली। हम खड़ी बोली है जो इसी को हम जैसे अपनी प्योर हिंदी कहते हैं, तो इसकी ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। कौन सी? कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी अब जैसे मान लो इसको यदि हम जैसे पश्चिमी हिंदी को एक शब्द में रखना चाहते हैं तो इसको हम कब्र हबुक कह सकते हैं। कब्र हबुक क यानी कन्नौजी, ब्रे यानी ब्रज, है यानी हरियाणवी, बु यानी बुंदेली, खा यानी खड़ी बोली, कब्र हबुक। पूर्वी हिंदी को अबच कह सकते हैं, ए ब छ। तो इस भाषा का क्षेत्र है पश्चिमी हिंदी के पूर्व में पड़ता है। प्राचीन युग में इस भूभाग में अर्धमागधी, प्राकृत और अर्धमागधी अपभ्रंश प्रचलित थी। इस हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। कितनी है? 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसको मैंने अबच कहा है। यानी ए यानी अवधी, ब यानी बघेली, छ यानी छत्तीसगढ़ी, अबच। बिहारी की जो उपभाषाएं हैं उनको मैम भो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैम भो। यानी मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी उपभाषाओं में मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। मैथिली भाषा में प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है। मैथिली की अपनी एक अलग लिपि है जो बंगला लिपि से मिलती जुलती है। भोजपुरी और मगही है वो कैथी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी में लिखी जाती है? कैथी लिपि में लिखी जाती है। 9वीं जो भाषा है वो है पहाड़ी भाषाएं। पहाड़ी भाषाओं में जिसको कुनेग कहा जाता है, कुनेग यानी पहाड़ी भाषाओं में कुनेग आता है। कुनेग का मतलब होता है कुमायूनी, नेपाली और गढ़वाली, ये आते हैं। पूर्व में नेपाल से लेकर पश्चिम में भद्रबाहु तक हिमालय की निचली पर्वतमालाओं में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं के लिए पहाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, जिसकी एक आंतरिक बोली है मंडियाली यानी नेपाली की है, तो इसको कुनेग हम कह सकते हैं। ये पहाड़ी भाषाएं होती है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आया है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास क्रम समझाइए, या राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। या यहां पर जैसे अथवा में एक प्रश्न यह आ सकता है कि ब्रज भाषा की विशेषताएं बताइए। ब्रज भाषा अथवा अवधी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी विशेषताएं जो है वो आप याद करेंगे। वैसे पाठ तो डाला हुआ है, ब्रज भाषा की विशेषताओं का भी डाला हुआ है, अवधी का भी डाला हुआ है, तो वो वहां से देख सकते हैं। अब हम राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास क्रम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको किस प्रकार लिखना है कि राजस्थान शब्द में ई प्रत्यय लगने से राजस्थानी शब्द बनता है, जो भाषा के अर्थ में भाववाचक संज्ञा है तथा निवासी के अर्थ में एक विशेषण है। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 ईस्वी में किया था। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल टोड की लिखी हुई पुस्तक है। कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द उस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये दोनों स्थापित प्रशासनिक इकाइयों के समूह विभाग के लिए, यानी वो क्या है कि वो इसका प्रयोग है वो प्रशासनिक इकाइयों के लिए या एक विभाग के लिए किया था, जहां पर राजाओं का शासन था, राजपूतों का शासन था। जिस भूभाग को राजपूताना या राजस्थान कहा गया, उसके विभिन्न भूभागों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे जांगल, मत्स्य, वागड़, मेदपाट, ग्रामपाट, ये नाम से अलग अलग नाम जो है। जैसे मत्स्य वर्तमान में हम अलवर को कह सकते हैं, जांगल जैसे बीकानेर है। उसके दक्षिण पूर्वी भाग को शिवी और मध्य राजस्थान को अर्बुद कहा जाता है। अर्बुद और सपालदक्ष नाम भी था। दक्षिण पूर्वी भाग को तो शिवी कहते थे और मध्य राजस्थान को अर्बुद और सपालदक्ष कहा जाता था। अब 17वीं शताब्दी की रचना मूणोत नैनसी ख्यात 17वीं शताब्दी की रचना में राजस्थान
या राजस्थान राजभाषा संबंधी शब्द जो राजधानी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नल टोड से पूर्व राजस्थान शब्द अस्तित्व में था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में ग्रंथ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है और भाषा समूह के लिए किया है। जैसे पूरे राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। अभी अपने आर्य भाषाओं में इनको देखा भी है। अब देखिए राजस्थानी की बोलियां जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या वर्गीकरण है, अलग अलग जो हैं उनके अनुसार क्या क्या वर्गीकरण है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है सबसे पहले कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहा जाता है, खड़ी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, गोडावाटी, यानी जिसको किशनगढ़ी भाषा कहते हैं, दक्षिणी मारवाड़ी जो गोडवाड़ी होती है, जो सिरोही के आसपास की बोली जाती है, पश्चिमी मारवाड़ी जो थड़ी, जिसको थड़ी की भाषा कहते हैं, और उत्तरी मारवाड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, बागड़ी, ये पश्चिमी राजस्थानी की भाषा है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में जयपुर की भाषाएं आती है, जयपुरी, जिसमें खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, काठेड़ा, चौरासी, नागरचाल, रजावाटी, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी की भाषाएं हैं। इसके अलावा किशनगढ़ी है, अजमेरी है, हाड़ौती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में जैसे मेवाती, राजपूताना जो अलवर भरतपुर के आसपास की है, पंजाबी मिश्रित राजस्थानी जो गुड़गांव बव्वल के पास जो बोली जाती है। इसके अलावा अहिरवाटी भी है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जिसको मालवी, सोंदवाड़ी, कटियारी और निमाड़ी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी को निमाड़ी भी कहा जाता है, निमाड़ के आसपास बोली जाती है। और ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। अब ये ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन का देखिए, ग्रियर्सन किस प्रकार प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, टटकी, थड़ी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी आती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी और मेवाती आती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ा, रजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी आती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जो है, जिसको रांगड़ी या सोंदवाड़ी भाषा भी कहते हैं, मालवी भी कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें निमाड़ी आती है। दक्षिण राजस्थानी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ग्रियर्सन और चटर्जी की मान्यताओं पर विचार करते हुए जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया। तीन ही जो लेखक है, तीन लेखकों का वर्गीकरण आपको लिखना है, जिसमें उन्होंने एक तो लिखा पश्चिमी मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती कहते हैं, और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में जैसे मालवी भाषा आती है। दक्षिणी राजस्थानी में भीली और सौराष्ट्री आती है, जिसको अपन निमाड़ी भी कहते हैं। डॉक्टर तिवारी से पूर्व आर.सी. निगम ने 1961 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की 73 बोलियों को स्वीकार किया और इनमें से 36 बोलियां हैं वो प्रचलित में है। यानी राजस्थान में 73 बोलियों का उन्होंने चिन्हित किया था, जिनमें 36 बोलियां आज भी राजस्थान में बोली जाती है। तो राजस्थानी की विशेष बोलियां हैं। मोटे तौर पर हम राजस्थानी को दो वर्गों में रख सकते हैं। कौन कौन से वर्गों में रख सकते हैं? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थानी भाषा की विशेषताएं क्या है, और ये विशेषताएं हैं डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा के अनुसार। कन्हैयालाल शर्मा ने राजस्थानी की पहली विशेषता है ध्वनिगत विशेषताएं, जिसमें राजस्थानी में 13 स्वर है। कितने हैं? 13 स्वर है। हिंदी में अपने 11 स्वर माने गए हैं। इन स्वरों में ए मध्य स्वर है, हिंदी में जो ए है उससे भिन्न है। ए और आ सवर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान में भेद है। ए मध्य स्वर है और आ पश्च स्वर है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थानी का ह्रस्व स्वर ई स्वर की उच्चारण की दृष्टि से अग्र स्वर है, जो हिंदी के ई से भिन्न है। एक तो हिंदी के ई से हिंदी का ई जो अग्र स्वर है, उसी प्रकार ये भी अग्र स्वर है। राजस्थानी में आई और औ ये स्वतंत्र स्वर है, जबकि हिंदी में जो है इनका जो उपयोग या इनका जो अस्तित्व है वो दो स्वरों के मेल से हुआ है। ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ए और ओ राजस्थानी के सामान्य स्वर ध्वनियां हैं और ये असंयुक्त स्वर है, क्रम से अग्र और पश्च स्वर है। राजस्थानी में जो व्यंजन है, राजस्थानी में व्यंजनों में जैसे मूर्धन्य व्यंजन है हणे और हड़े, उसकी पहचान बनाते हैं। इनमें से हणे तो संस्कृत में भी विद्यमान था, पर हड़े वहां पर नहीं मिलता है। हड़े वैदिक संस्कृति की ध्वनि है और ये उत्सित पार्श्विक मूर्धन्य सघोष व्यंजन है। हड़े क्या है? पार्श्विक है, और जैसे ले का रूप मान सकते हैं, ले का जो है पूर्व रूप है वो हड़े है। इस प्रकार राजस्थानी में ले भी है और हड़े भी है, जिसमें प्रथम हिंदी ले से अभिन्न है, पर द्वितीय हिंदी में नहीं है। यानी हड़े हिंदी में नहीं है, ले तो हिंदी में है। राजस्थान में च छ ज झ व्यंजन ध्वनियां तालव्य भी है और दंते भी है। यानी जैसे ये तालव्य मानी गई है च छ ज झ, और
हिंदी में इनको तालव्य और दंत्य दोनों मानी जाती है। राजस्थानी में स में से केवल प्रथम और तृतीय सिंध ध्वनियां प्रयुक्त होती है। इसमें देखिए एक तो ये स है और एक ये स है, दो ही से माना जाता है, ज्यादातर इस से का प्रयोग कम होता है। इनमें से राजस्थानी का आग्रह से की ओर है, सबसे ज्यादा राजस्थानी में ये से माना जाता है। ध्वनिगत विशेषताओं के बाद आती है इसकी रूपगत विशेषताएं। रूपगत विशेषताओं में देखिए राजस्थानी के सर्वनामों में तनिक भिन्नता मिलती है, सर्वनामों में थोड़ी भिन्नता है। राजस्थानी में षष्ठी के जैसे रो रा री प्रत्यय उसकी पहचान बनाते हैं। पुराने राजस्थानी में तनो हंदो प्रत्यय भी मिलते हैं। मारो थारो उत्तम मध्यम पुरुष में सर्वनामों के जो षष्ठी रूप में मिलते हैं, जैसे ये मारो मतलब ओ मारो है, ओ थारो है, यानी थारो का मतलब तुम्हारा और मारो का मतलब मेरा। तो इस प्रकार ये इनका उपयोग होता है। चौथा है राजस्थानी का निजवाचक सर्वनाम हिंदी में भिन्न रूप से संपन्न होता है। हिंदी में अपना सर्वनाम प्रयुक्त होता है तू अपना काम कर। हिंदी में अपन कहते हैं तू अपना काम कर, लेकिन राजस्थानी में क्या है, तू थारो काम कर। अपना इन तुम्हारा, तू थारो काम कर। उत्तम पुरुष में दो रूप मिलते हैं, मैं और आपा। आपा चालना या मैं चालना। रूप रचना की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनामों में समानता है। एक वचनीय रूप है जैसे हूं थू ऊ, ठीक है, और बहुवचनीय रूप है मां था वे। एक वचन में तो हूं और थू और ऊ, और इसका मतलब इनका जैसे बहुवचन रूप लिखेंगे हूंगा तो इसमें मां हो जाएगा, थू का था हो जाएगा और ऊ का वे हो जाएगा। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में प्राचीन रूपों में तिको और आधुनिक रूपों में से सो मिलता है। इसके अलावा है पूर्वकालिक क्रिया रूपों के लिए राजस्थानी कर कई प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे जाके खाकर, यानी के ना इसमें जाके आके बुला के, ये सारे प्रत्यय हैं। कर कर में जैसे जाकर बुलाकर, है ना, खाकर सोकर, ये सब। सामान्य वर्तमान की रचना हिंदी से भिन्न होती है। हिंदी में वह आता है मिलता है, जबकि राजस्थानी में ऊ मिलता है, ऊ। भविष्य काल संबंधी जो राजस्थान रचना में राजस्थानी विविधता है, जैसे चालसी, चाल ही, चालेला, चालेगी, ये जो है भविष्य काल में है, लेकिन अपने हिंदी में होता है चलेगा। भूतकालिक कृदंतीय जैसे गयोड़ो मरियोड़ो राजस्थानी के उल्लेखनीय रूप है। गया हुआ तो गयोड़ो कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, आपको शब्द सीमा इसकी 500 दी गई है, तो आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, इतने शब्दों से ज्यादा लिखेंगे भी क्या। तीसरा प्रश्न है कि आदिकाल अथवा वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, अथवा प्रश्न है कि भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण भक्ति साहित्य का महत्व बताते हुए भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की क्या विशेषताएं हैं वो लिखनी है। आदिकाल को हमने लिखा है तो आदिकाल को ही लिखेंगे हम। प्रत्येक काल अपनी स्वतंत्र प्रवृत्तियां और स्वतंत्र विशेषताएं रखता है, जिनमें से एक पृथक सत्ता प्रदान करती है। आदिकाल की अधिकांश रचनाएं वीर गाथाएं हैं, जिनके आधार पर उक्त युग की सामान्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं इस प्रकार है। पहली बात है, आदिकाल की प्रथम विशेषता है संदिग्ध रचनाएं। उस समय की जो रचनाएं हैं वो संदिग्ध है। आदिकाल में उपलब्ध वीर गाथाओं की प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है, हम पूर्णतः नहीं कह सकते। इस युग में रचित 4 ग्रंथ है। कितने? 4। कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो। और उक्त ग्रंथों के विषय, प्रतिपादन शैली तथा भाषा के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन काव्य ग्रंथों में 16वीं शताब्दी तक के संशोधन और परिवर्तन होते रहे, और यह परिवर्तन इतनी प्रचुर मात्रा में हुए कि इनका मूल रूप ही दब गया। समष्टि रूप से इन काव्यों के मूल रूप को पहचानना ही संदिग्ध है। दूसरा है ऐतिहासिकता का अभाव। इनमें ऐतिहासिकता का अभाव भी है। इन काव्य ग्रंथों में चरित्र नायक तो निसंदेह ऐतिहासिक है, किंतु उनके जीवन से संबद्ध तिथियां, घटनाएं तथा घटनाकाल इतिहास सम्मत नहीं है। काव्यों ने अपनी कल्पना तथा अतिरंजनापूर्ण शैली से उन्हें काफी परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। और उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता बताया गया है जो उनसे कई शताब्दियों पूर्व या पश्चात हुए थे। यानी इनमें ऐतिहासिकता का अभाव। जैसे पृथ्वीराज का समय जो है वो 12वीं शताब्दी है, लेकिन इसमें क्या है कि 9वीं 10वीं शताब्दी के जो राजा है उन राजाओं को भी उनसे हारे हुए बता दिया गया है। तो संक्षेप में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है और कल्पना का बाहुल्य ज्यादा है। तीसरा आदिकाल की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। यह युग भीतरी कलह और बाहरी आक्रमण का था, इसलिए इस युग को चारण कवियों ने
अपने ग्रंथों में युद्धों का इतना सजीव वर्णन किया है कि संस्कृत कवि भी दब गए। ये कवि कलम के धनी होने के साथ साथ तलवार के धनी भी थे, यानी इन जो कवियों ने कलम चलाने के साथ साथ तलवार भी चलाई है, और अवसर आने पर इन्होंने तलवार लेकर युद्ध भी किए हैं और युद्ध की विभीषिका का खुली आंखों से अवलोकन किया था। इसी कारण उनके द्वारा वर्णित युद्धों में सजीवता और ओजस्विता है। यदि हम पृथ्वीराज रासो को ही लें तो पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि था यानी चंद्रबरदाई, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने भी युद्ध देखा था, तो उसने अपनी आंखों देखे युद्ध का वर्णन किया है। चौथा है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता इस काल में अधिकांश कवि जो राजाश्रित थे, यानी राजाओं के आश्रित थे, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में अपने अपने आश्रयदाताओं की मुक्त कंठों से प्रशंसा की है। देशद्रोही जयचंद तक के जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जयचंद्रिका जैसे काव्य ग्रंथों में गुणगान किए गए हैं। वस्तुतः उस राष्ट्र का अभिप्राय समूचा भारत नहीं होकर के एक सीमित प्रदेश अथवा राज्य होता था। संकुचित राष्ट्रीयता का अर्थ है कि उस समय क्या है कि इतने बड़े भारत की कल्पना नहीं थी। जैसे राजस्थान में भी उस समय जैसे अपना भारत आजाद हुआ था, उस समय लगभग 19 रजवाड़े थे, तो 19 यानी हम राजस्थान को ही उन कवियों के लिए 19 देश माना जा सकता है। यानी वो उस रजवाड़े में, जिस रजवाड़े में वो रहा करते थे, वही उनके लिए देश हुआ करता था। तो वहां के राजाओं की वो कल्पना करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। पांचवा है इसके वीर और श्रृंगार रस का प्राधान्य था। इस युग में वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं सबसे ज्यादा लिखी गई और इन वीर गाथाओं में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण है। वीर रस का सर्वाधिक प्राधान्य है और उक्त रस का निरूपित युद्धों में ऐसा परिपाक हुआ है कि प्रवृत्ति साहित्य में दुर्लभ है। उस समय यह युक्ति प्रचलित थी कि वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ऐसा कहा गया है कि 12 वर्ष लोग कुकर जीवे और 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ऐसा कहा गया कि क्षत्रिय जो होता है वो 18 वर्ष में ही अपना नाम करके इस पृथ्वी से चला जाता है। युद्धोन्माद के मूल में रमणीय सौंदर्य एक प्रमुख कारण था, इसलिए इस साहित्य में श्रृंगार को काफी स्थान मिला है। छठी इसकी विशेषता है प्रकृति चित्रण, और इन कवियों ने छायावादी कवियों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण नहीं किया। इन्होंने प्रकृति का एक उद्दीपन के रूप में चित्रण किया है और नदी है, वन है, पर्वत है आदि प्राकृतिक स्थलों का चित्रण सजीव है। यानी इनमें सजीव वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाह करके किसी प्रकृति का वर्णन नहीं किया है। इनके काव्य में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। सातवां है रासो ग्रंथ रचना। इस युग के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो जुड़ा है और एक प्रकार से काव्य का ही पर्याय हो गया है। रासक, रासो या रासक एक छंद है जिसका अपभ्रंश काव्य में प्रयोग हुआ है। रासो ग्रंथों में जैसे पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है और जैसे बिसलदेव रासो है। तो इस प्रकार के जो रासो ग्रंथों की रचना इस समय हुई, इसीलिए रासो ग्रंथों के आधार पर जिसमें विरोचित भावनाओं को ज्यादा दर्शाया गया है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है। काव्य के दो रूप, इसमें काव्य के दो रूप, इस युग में वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंधक दो रूपों में प्रस्तुत की गई है। बिसलदेव रासो मुक्तक ग्रंथ है, तो इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो प्रबंधक काव्य है। आठवीं इसकी विशेषता है लोक जीवन से असंबंध। लोक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है। इस युग के कवि जो है राजाश्रयी होने के कारण रीतिकालीन कवियों की भांति स्वामिन सुखाय रचनाएं की है। स्वामिन सुखाय अर्थात अपने स्वामी को पसंद आने वाली रचनाएं की है। उन्होंने अपने स्वामी का वर्णन है वो बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण शैली में की है, जिनमें लोक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। कवि कर्म अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा तक ही सीमित था। इसी कारण इन कवियों का काव्य विषय एक संकीर्ण परिधि में सिमट सा गया है। इसके अलावा इसकी विशेषता है छंदों की विविधता। वीर गाथाओं में छंदों का जितना विविध प्रयोग हुआ है उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। इसमें कौन कौन से देखिए छंद हुए हैं, जैसे दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, पदरी, आर्या, सटक, रोला, उलाला, कुंडलिया, इन छंदों का बड़ी ही कलात्मकता से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आदिकाल की विशेषता है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल और पिंगल, वीर गाथाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, जो विद्वानों के अनुसार साहित्य राजस्थानी भाषा का नाम है। यह वीर रस परक काव्यों के लिए अधिक उपयुक्त रही है। चारण कवियों के लिए डिंगल भाषा अधिक अनुकूल थी। अपभ्रंश मिश्रित जो साहित्यिक ब्रज भाषा है उसे पिंगल कहा जाता है। साहित्यिक मिश्रित जो अपभ्रंश और ब्रज दोनों का जो मेल है उसे पिंगल भाषा कहा गया है और वो पिंगल का प्रयोग भी हुआ है, जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।
12वीं इनकी विशेषता है अलंकार योजना, और उपलब्ध काव्य ग्रंथों में रूपक, उपमा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि समतामूलक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें भाषा में सबलता और चमत्कार का प्रवेश हुआ है। आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन रासो परंपराओं में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। 3 प्रश्न पूरे हो गए। चौथा प्रश्न आपके आ जाता है कि रीतिकालीन साहित्य के उद्भव में कालगत परिस्थितियों के योगदान की विवेचना कीजिए, अथवा सूफी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रेम मार्गी निर्गुण काव्य की विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न तो आपको अपने हिसाब से सरल करना है इसको, और ये मैं आपको सरल करवा देता हूं रीतिकाल वाला। वैसे ये सूफी वाला भी हल किया हुआ है अपने, यदि आप वीडियो में देखें तो। सबसे पहले रीतिकाल की अवधि है वो 1700 विक्रम से लेकर के 1900 विक्रम तक मानी जाती है। और रीतिकाल की जो सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहली राजनीतिक परिस्थितियां कह सकते हैं, राजनीतिक प्रवृत्तियां कह सकते हैं। आपके जैसे एक तो प्रवृत्तियां आ जाता है या परिस्थितियां आ जाता है, तो उसको आपको इसी प्रकार में बदलना है। इसी प्रकार में आपको देखना है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, इस प्रकार। राजनीतिक परिस्थितियां, ये मध्ययुगीन सामंतवाद का चरमोत्कर्ष काल था। शौर्य, चमत्कार, वैभव, प्रदर्शन, विलास, ये सामंतवादी विशेषताएं समस्त राजकीय वातावरण को अभिभूत किए हुए थी। और कतिपय अपवादों को छोड़कर के युद्ध का वातावरण लगभग समाप्त हो गया था। मुगल बादशाहों के अधीन राज दरबारों में भी विलास और चमत्कार की धाराएं बह रही थी। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में कवि लोग हैं वो सबसे ज्यादा श्रृंगार पूरक रचनाएं यहाँ लिखा करते थे। सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी? रीतिकाल का समाज स्थूल रूप से शासक और शासित दो वर्गों में विभक्त था। क्रम से भोक्ता और उत्पादक वर्ग भी कह सकते हैं। प्रथम वर्ग राज्य की शक्ति का था। इसमें सम्राट के परिजन, नौकर चाकर, दरबारी लोग। पहला वर्ग जो है राज्य शक्ति का वर्ग कहा जाता है, जिसमें सम्राट के परिजन आते हैं, नौकर चाकर आते हैं, दरबारी लोग आते हैं, दास आते हैं। दूसरा वर्ग जो था वो कृषक समुदाय का था, किसान समुदाय का था, जो श्रमजीवी थे, जो मेहनत करने वाले थे। इसमें से प्रथम वर्ग जो है राज्य की शक्ति का जो वर्ग था वो शोषक वर्ग था, और किसान वर्ग था वो शोषित था, क्योंकि किसानों का हर युग में शोषण हुआ है। दोनों वर्गों के मध्य आकाश पाताल का अंतर था। एक संपन्न था, दूसरा गरीब था। नागरिक जीवन समृद्ध था और ग्रामीण जीवन एकदम निर्धन था। तो ये सामाजिक परिस्थितियां थी, जिसमें ग्रामीण और नागरिक तो वैसे इस प्रकार, जैसे अभी कुछ कस्बे हैं, कुछ गांव हैं, तो गांवों में, कस्बों में, नगरों में थोड़ा फर्क है, उसी प्रकार उस समय भी फर्क था, अंतर था। धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग और निम्बरकाचार्य के रामानुज भक्ति के प्रभाव स्वरूप धर्म के क्षेत्र में वैराग्य भावना में बहुत कुछ कमी आ गई थी, और धर्म का बाहरी पक्ष प्रबल हो गया था। यानी धर्म के प्रति लोग इतनी आस्थाओं से नहीं जुड़े थे, और धर्म का जो विकास था वो एक तरह से रुक सा गया था। उसके स्थान पर बाह्य विलास और अत्यंत समृद्ध हो गए थे, यानी बाहरी विलासिता सबसे ज्यादा हो गई थी। चौथी इसकी विशेषता है सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं, बौद्ध धर्म का जब पतन हो गया था, तो बौद्ध धर्म के पतन के बाद धार्मिक साधना में श्रृंगारिक भावना का समावेश हो गया था। और वो भावना नाथ, शाक्त आदि संप्रदायों में, जैसे मदिरा, मांस, नारी रमण के रूप में भोगमूल धर्म साधना का एक अंग बन गई थी। शासक वर्ग और समाज की प्रवृत्ति के रूप में जो श्रृंगार भावना उभरी, वह तत्कालीन धर्म साधना का आश्रय मिल जाने के कारण समसामयिक समाज की एक प्रमुख और व्यापक प्रवृत्ति बन गई। ज्यो ज्यो विलास के साधन बढ़ने लगे, त्यों त्यों समाज का मानव विकृत होता गया। इन परिस्थितियों का आवश्यक परिणाम जो है नैतिक पतन था। रीतिकाल की विशेषताएं हम देखेंगे तो रीतिकाल की विशेषताओं, पहली विशेषता है इस काल के कवियों ने काव्यांग निरूपण के लिए 3 शैलियां अपनाई, जिसमें काव्य प्रकाश शैली थी, श्रृंगार शैली थी, चंद्रालोक शैली थी। इसमें 3 प्रकार की शैलियां थी। रीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं 2 है, रीति निरूपण यानी आचार्यत्व पद, और श्रृंगारिकता यानी इसमें क्या है कि श्रृंगार परक रचनाएं सबसे ज्यादा लिखी गई थी, और एक आचार्यत्व भी, यानी इस समय जो है अपने आप को आचार्य भी कहा करते थे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की थी। इस काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रचनाएं लिखी गई, श्रृंगार परक रचनाएं, भक्ति परक रचनाएं, नीति परक। ये श्रृंगार की रचनाएं भी थी, भक्ति की थी, नीति परक भी थी, और प्रधानता श्रृंगार परक रचनाओं की थी। इस काल में कुछ वीर रस की रचनाएं भी लिखी गई, जिनमें से कवि भूषण था। कवि भूषण ने शिवा बावनी लिख करके और एक मिसाल कायम की थी उस समय के युग में, कि वीर रस की रचनाएं लिखी थी। उन्होंने वीर रस के माध्यम से अपना रीति निरूपण किया था। इसके अलावा देखिए, इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही और सांगोपांग विवेचन उसी रस का किया गया। रस संप्रदाय का प्रधानता रही, ध्वनि और अलंकार संप्रदाय भी आए थे उसमें। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आचार्यों ने पंडित जगन्नाथ की परिपाटी का अनुसरण किया।
जिसमें कवि और आचार्य का भेद समाप्त हो गया। इस युग में जो है पंडित जगन्नाथ की परिपाटी का अनुसरण किया गया। श्रृंगार रस में विप्लव श्रृंगार की प्रधानता रही थी। संयोग श्रृंगार का कहीं कहीं अमर्यादित और अश्लील वर्णन हो गया था। संयोग श्रृंगार में उन्होंने कहीं कहीं जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी या अमर्यादित जो इस जो यूं कह सकते हैं कि वातावरण है उसका उपयोग भी उन्होंने कर दिया था, वर्णन भी कर दिया था। नायिका भेद का विवेचन अत्यंत विस्तार के साथ किया गया और इस क्षेत्र में हिंदी के कवियों ने संस्कृत के कवियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रेम लक्षणा भक्ति के हल्के प्रभाव के कारण कृष्ण और राधिका सामान्य नायक नायिका के रूप में चित्रित किए जाने लग गए थे। ये आपके रीतिकाल की विशेषताएं हैं। नक्षिक वर्णन के अंतर्गत कई ग्रंथ लिखे गए। श्रृंगार रस की आलंबन नायिका के शरीर अंगों का वर्णन यानी शरीर के अंगों का नख और शिक तक, नारी के नख का वर्णन, नख से लेकर के शिक तक अर्थात चोटी तक का वर्णन किया गया। स्वतंत्र विषय बन गया था। नायिका के एक एक अंग को लेकर के कोई हजारों छंद लिखे गए और इस काल का नक्षिक वर्णन विलक्षणता की सीमा तक पहुंच गया था। रीतिकाल के कवियों ने फारसी साहित्य से प्रभावित होकर वियोग वर्णनों में एक ऊहात्मकता पद्धति अपना ली थी। यानी वियोग में क्या है कि उन्होंने जो अपने जो नायक या नायिका थी उनका जो यानी वीर्य काल का जो वर्णन है वो बहुत ही ज्यादा कर दिया है, यानी उनमें अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, अतिशयोक्ति का वर्णन किया है जिसमें वियोग जन्य ताप की नापजोक अधिक है। रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति का वर्णन प्राय उद्दीपन के रूप में किया है, यानी प्रकृति को भी उन्होंने उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया है। रीतिकाल के कवियों ने अधिकांश कविता अपने आश्रयदाताओं के सुख के लिए लिखी है। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रशस्तियां लिखी जो खुशामद से भरपूर है। चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि यानी जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक अपना जो लेसन है वो इसी प्रकार चलता रहे। अनुभव विधान द्वारा शारीरिक चेष्टाओं के सजीव और चित्रात्मक वर्णनों का, यानी उन्होंने अनुभव विधान के माध्यम से उन्होंने शारीरिक चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनके कृपा पात्र बनने के लिए ये कवि अपने पांडित्य प्रदर्शन के द्वारा अपनी छवि को बनाने का पूरा प्रयत्न करते थे, क्योंकि ये सब दरबारी कवि होते थे। और रीतिकाल की भाषा लगभग ब्रज भाषा रही है और ब्रज भाषा में अवधी, बुंदेली, राजस्थानी आदि पड़ोसी भाषाओं के शब्द जो है स्वतंत्रता पूर्वक इसमें आए हैं और ब्रज भाषा का जो स्वरूप है बहुत ही परिमार्जित हो गया था। ब्रज भाषा में ही सबसे ज्यादा काव्य लिखा गया। मुगल दरबारों के प्रभाव के कारण रीतिकाल में ब्रज भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्द भी आए हैं। इस काल की जो काव्य भाषा थी वो मुहावरेदार भी रही है, मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। रीतिकाल में 3 छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, कवित, सवैया और दोहा। कवित का, सवैया का और दोहा का, यानी ब्रज भाषा का सबसे प्रमुख जो छंद था वो सवैया छंद था। सवैया छंद में जैसे मान लो हम सवैया वैसे बहुत सारे, जैसे तुलसी ने भी लिखा है और जैसे तुलसी का जो सवैया छंद है उसके अंतर्गत यदि हम देखें, या जैसे रसखान का सवैया छंद है वो यदि हम देख सकते हैं, तो जैसे तुलसी एक जगह सवैया में क्या लिखते हैं, कवित छंद में वो क्या लिखते हैं, जैसे बालक श्री राम का वर्णन करते हैं बाल रूप का, तो वो क्या लिखते हैं, या जैसे मान लो वो जैसे सीता, जब राम, सीता और लक्ष्मण जो है वनगमन कर रहे हैं तब वो वनगमन करते समय सीता की उस स्थिति का वर्णन भी उन्होंने कवितों में लिखा है। तो वो एक जगह लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दिए मग में डगदवे जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केटिक पर्ण कुटी करियो कितवे। यानी इस प्रकार जो है छंद जो है इन्होंने लिखे हैं। कुंडलीय छंद का प्रयोग भी यत्र तत्र मिलता है। रीति काल में प्राय मुक्त काव्यों की रचनाएं लिखी गई और रीति कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि यानी वे कवि जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर काव्यांगों का निरूपण किया और लक्षण उदाहरण की शैली को अपनाया। रीतिबद्ध कवि जो है उच्च कोटि के कवि थे। उन्हें उनमें से जैसे केशवदास है, मतीराम है, देव है, पद्माकर है, भूषण है, ग्वाल कवि है, ये सब क्या है, रीतिबद्ध कवि है। इसमें 3 भाग किए जाते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध कवि जो है, रीतिसिद्ध कवि वे कवि जिन्होंने केवल उदाहरण स्वरूप श्रृंगार रस के विविध काव्यांगों का निरूपण किया है। लक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखे नहीं है, लेकिन अनायास ही उनके काव्यों में लक्षणों की, लक्षण ग्रंथों की, या यूं कह सकते हैं कि ये जो छंद है, अलंकार है या काव्यांग है, उनका परिचय आ गया है। बिहारी इस वर्ग का प्रतिनिधि कवि है। रीतिसिद्धों में बिहारी है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। रीतिमुक्त और स्वच्छंद कवि, रीतिमुक्त इस वर्ग के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने साधारण काव्य के रूप में रचना की और जिनकी रचनाओं में श्रृंगार रस विषयक अवयवों का समावेश स्वयं होता गया
जैसे इसमें आलम है, गणानंद है, बोधा है, ठाकुर है, ये जो है रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में रचित कविताओं में श्रृंगार की प्रधानता देखकर कुछ विद्वानों ने इसका नाम श्रृंगार काल भी रखा है। इस दशा में भूषण की स्थिति क्या होगी, वस्तुतः इस काल की आत्मा रीति है, तो इसको रीति काल ही कहना युक्ति संगत होगा, क्योंकि इसको श्रृंगार काल कहा जा सकता है, लेकिन भूषण जो है इन्होंने श्रृंगारिक रचना नहीं लिख करके और वीर रस की रचना लिखी थी, इसलिए इसको श्रृंगार काल नहीं कहकर के रीति काल कहना ही उचित है। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए, और ये आपके 5वां प्रश्न है। छायावाद को परिभाषित कर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद की विशेषताएं बताइए, अथवा प्रगतिवादी काव्य को परिभाषित करते हुए प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। छायावाद देखिए, यानी 1918 से लेकर के 1938 तक भी मानते हैं या 1936 तक मानते हैं, जिसकी अवधि है। छायावादी काव्य हिंदी का स्वर्ण काव्य माना जाता है। आधुनिक काल के सभी प्रतिभा संपन्न कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के स्तंभों को याद करने का एक तरीका है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इनको 4 याद कर लो। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंद पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेव वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। छायावाद की एक परिभाषा है, जयशंकर प्रसाद इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद कहा गया। छायावाद क्या है, बाहरी वर्णन नहीं करके और स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्तियां जब होने लगी, तो वहां पर क्या है कि उसे क्या कहा गया, छायावाद कहा गया। छायावाद की विशेषताओं में पहली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। इस युग में कवियों ने किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया, पुराने घिसी पीटी परिपाटी से हट करके और काव्य की रचना की। फलतः काव्य विषय वस्तु का दायरा असीमित हुआ और विचारों में आमूल परिवर्तन हुआ। दूसरा है इसका सौंदर्य भावना। नारी सौंदर्य के चित्रण में छायावादी कवियों की उद्भावनाएं सर्वथा मौलिक है। उन्होंने स्थूलता और अश्लीलता के स्थान पर सूक्ष्मता और सात्विकता को स्वीकार किया। प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण अपनी सात्विकता के साथ किया है, जो कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार जो है उन्होंने सौंदर्य भावना, बहुत ही मर्यादित सौंदर्य भावना है। तीसरी इसकी विशेषता वैयक्तिकवाद की प्रधानता। द्विवेदी युग की कविता वस्तुगत थी, लेकिन छायावादी कविता जो वस्तुगत नहीं होकर के आत्मगत और रागात्मक थी। वैयक्तिकता के फलस्वरूप छायावादी काव्य में स्वच्छंदतावाद की उद्भावना हुई है, और इस युग के व्यक्ति सुख दुख की अभिव्यक्ति जोर से करते हैं और विश्व की व्यथा से स्वयं व्यथित होने की जगह वे स्वयं अपनी व्यथा से विश्व को व्यथित देखने लगते हैं। और इस युग में व्यक्तिवादी विचारधारा को बल मिला है। व्यक्तिवादी यानी हर व्यक्ति की पीड़ा को उभारा गया है। प्रसाद जी का जो आंसू जो काव्य है, उसमें क्या लिखा है, रो रो कर शिशक शिशक कर केता में करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिर तक करते जानी अनजानी, यानी ये आंसू की भावना है। चौथी इसकी विशेषता है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम में छायावादी काव्य राष्ट्रीय जागरण में पल्लवित हो रहा था और स्वदेश प्रेम की भावना का बढ़ना निश्चित था। वह युग की पुकार के साथ चलता रहा। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में लिखा है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी अरुण ये मधुमेह देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक में जो कार्नेलिया है वो नदी के किनारे गा रही है। पांचवा इसमें प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण रीति युग से सर्वथा भिन्न है। इन कवियों ने प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किया है और रीतिकालीन इंद्रियता के स्थान पर सात्विकता को स्थान मिला है। छायावादी कवियों का मन प्रकृति से सराबोर है, प्रकृति में सराबोर है, प्रकृति में भरा हुआ है, प्रकृति से वो बहुत अधिक यानी प्रभावित है। उन्होंने प्रकृति में सूक्ष्मता का समावेश किया है, प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया, प्रकृति पर चेतना का आरोप किया और मानवीकरण किया है। जैसे यदि हम जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है उनका यानी जो कामायनी है, कामायनी हम देख सकते हैं। कामायनी में जैसे प्रकृति के बहुत सारे जो चेतना का आरोप उसमें किया गया है। दुख और निराशा है। छायावाद का मूल दुख है और यह दुख
कहाँ कहाँ निराशा में बदल गया है, कहीं कहीं जो है निराशाओं में बदल गया है। वेदना और दुख का यह प्रभाव स्वाभाविक मनोभावों को लेकर चला है। सातवीं इसकी विशेषता है रहस्यवादी भावना। छायावाद के युग के जो कवि थे वो अंतर्मुखी थे। बहिर्मुखी प्रवृत्ति की अपेक्षा अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर झुकाव ही रहस्यवाद का प्रतीक है। लेकिन इन कवियों में कबीर और जायसी किसी गहराई नहीं थी। जैसे महादेवी जी का एक गीत है, तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या, रहस्यवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और जैसे बादली के माध्यम से जो वो कविता लिखती है, बादली के माध्यम से जो माधवी वर्मा जो कविता लिखती है वो भी है एक दीपक के माध्यम से भी जो रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त करती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसके बाद जैसे आठवीं विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता छायावादी कवियों का स्वर है। उन्होंने प्रकृति को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक माना है। उनकी रचनाओं में लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बनकर के आया है। नवीं विशेषता है लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता। इस युग के कवियों ने लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। लक्षणा शक्ति का सबसे ज्यादा है। द्वैध युग में अभिधा शक्ति की प्रधानता थी, जिसमें पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इसके बारे में कहा गया। लेकिन छायावाद में जो है रहस्य बना रहता है। परंतु छायावाद में लक्षण और व्यंजना की प्रधानता मिली है, उनको प्रधानता दी गई है। इन कवियों ने छंद के बंधन को स्वीकार किया तथा मुक्त छंद की नवीन शैली में रचनाएं की है। जैसे इन्होंने लिखा है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जैसे ये आंसू में से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 10वीं इसकी विशेषता है संगीतात्मकता। और गेय शैली की दृष्टि से छायावादी कवियों ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। गीति काव्य के लिए जिस सौंदर्य वृत्ति और स्वानुभूति की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे इस युग के विषयों में विद्यमान थी। 11वीं इसकी विशेषता है अलंकार विधा। छायावादी कवियों ने नए नए अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया है। इनमें जैसे मानवीकरण और विशेषण विपर्य प्रमुख है। अन्य अलंकारों में जैसे उपमा है, रूपक है, उल्लेख है, संदेह है, व्यतिरेक है, विरोधाभास है आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छायावाद वैयक्तिक अनुभूति, आत्माभिव्यंजना, वेदना, निराशा, देश प्रेम, मानवतावाद और सौंदर्य का एक समुचित रूप है। इसके कवियों ने कविता को गेयता के गुण से सजा करके एक नई दिशा प्रदान की है। तो ये 5 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं और 500 प्रश्न आप याद कर लें। एक प्रश्न आपके इस प्रकार का आता है, निम्नलिखित में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखिए। जैसे हिंदी कहानी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नई कविता, इनमें से किसी 2 पर एक टिप्पणी लिखनी होती है और ये 10-10 अंकों के होते हैं। तो आप इससे भी थोड़ा याद कर लें। वैसे ये भारतेंदु युग आपको बताया हुआ है, द्विवेदी युग बताया हुआ है, ये दोनों आपको बताए हुए हैं। इन दोनों को आप देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी इसी प्रकार यूं ही आगे बढ़ते रहें, देखते रहें, और ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।